कुछ साल पहले की ये बात है। पापा की ट्रांसफर एक छोटे से गांव में हुई थी। ट्रांसफर होने की वजह से हम हाल ही में उस गांव में रहने चले आए थे। उन दिनों मैं अपनी एमबीए एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहा था और अगले ही कुछ महीनों में मेरी बहन की शादी भी थी। पर जिस दिन मेरी बहन की शादी थी उसी दिन मेरी एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी निकल आई थी। मेरी एग्जाम से पहले ही मेरी बहन की शादी की तारीख पक्की की गई थी। शादी की सारी तैयारियां भी हो चुकी थी और अब न घर वाले शादी कैंसिल कर सकते थे और न ही मैं एग्जाम। तो मेरे घर वालों ने मुझे बाकी सारा काम छोड़कर बस पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। अब उन्होंने ये बात कह तो दी, पर घर में माहौल ही ऐसा था कि हर बार कोई न कोई मुझे डिस्टर्ब करने चला ही आता था। इसी वजह से मैंने फिर लाइब्रेरी जाकर देखा, पर वहां भी मेरे कुछ नए और बेकार दोस्त दिन भर पड़े हुए मिलते थे, जो कि सिर्फ लड़कियों को घूरने वहां आते थे। वो लोग खुद कभी पढ़ाई किया करते थे और न ही मुझे करने देते थे। अब एग्जाम को बस कुछ ही दिन बाकी थे और मुझे पढ़ाई के लिए एक शांत और अच्छी जगह नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से मैं काफी परेशान रहने लगा था। पर मेरे पापा ने मेरी परेशानी समझ ली थी और फिर वो भी मेरी पढ़ाई को लेकर थोड़े चिंतित रहने लगे। पर आखिरकार उन्हें मेरी परेशानी का समाधान मिल ही गया। उन्हीं के एक मित्र ने उसी गांव के बाहर एक मकान के बारे में हमें बताया, जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। मकान की चाबी मिलते ही मेरे पिताजी ने वहां मेरी पढ़ाई का सारा इंतजाम कर दिया और फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए वहां जाने लगा। पापा के दोस्त ने मुझे सख्त चेतावनी दी थी कि कुछ भी हो जाए, थोड़ी बहुत पढ़ाई बाकी ही क्यों ना रह जाए, पर अंधेरा होने से पहले तुम घर चले आना। और उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मेरी उस जगह पर पढ़ाई अच्छी हो रही थी। मुझे जिस तरह की जगह की तलाश थी वो मकान बिल्कुल वैसे ही जगह पर था। पढ़ाई करने के लिए यह जगह काफी अच्छी थी। आसपास बस बंजर जमीन, बड़े बड़े सूखे पेड़ और सिर्फ शांति ही शांति थी। कोई गलती से ही वहां आ सकता था और उनकी कही बात के मुताबिक मैं हर रोज अंधेरा होने से पहले ही अपने घर चला जाता था। आज मेरा यहां 7वां दिन था। मैं जिस जगह बैठकर पढ़ाई किया करता था उस दीवार पर किसी की पेंटिंग लगी हुई थी। वो बेहद खूबसूरत पेंटिंग थी। आज न जाने क्यों पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था। पढ़ाई करते वक्त बार बार मेरा ध्यान उस पेंटिंग की ओर जा रहा था और फिर जैसे किसी ने मुझ पर जादू किया हो, इस तरह मैं काफी देर तक बस उसी पेंटिंग की ओर देखता रहता था। पर जब मुझे होश आता तो काफी सारा वक्त गुजर चुका होता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। घड़ी के मुताबिक मैं वहां पिछले 6 घंटों से पढ़ाई कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था मानो यहां आकर बस कुछ ही मिनट हुए हो। मैंने सुबह जिस पन्ने से शुरू किया था, दोपहर होने के बावजूद भी मैं उसी पन्ने पर था। वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। यह क्या मजाक है? क्या बाकी सारा वक्त मैं बस उस पेंटिंग को ही देख रहा था? आखिरकार मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए मैं उस पेंटिंग की ओर नहीं देखूंगा और फिर मैंने अपना सारा ध्यान सामने पड़ी किताब में लगा दिया। अगले ही पल मुझे एक अजीब एहसास हुआ। मुझे लगा जैसे उस पेंटिंग में बनी औरत मुझे देखकर हंस रही है। मेरा ध्यान फिर से उस पेंटिंग की ओर गया। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा। मैं फिर अपनी पढ़ाई करने लगा। वक्त गुजरता चला जा रहा था। अचानक मुझे अजीब सी अकड़न सी महसूस होने लगी। शायद मेरा मन कह रहा था कि जल्दी से यहां से दूर निकल जाओ। मैंने फिर घड़ी में देखा। शाम का वक्त हो चला था। तभी मुझे मेरे पापा के उस दोस्त की कही बात याद आ गई। उन्होंने मुझे शाम होने से पहले ही घर वापस आने को कहा था। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्या ये कोई रहस्यमय जगह है या फिर उस तस्वीर में कुछ रहस्य छिपा है? मुझे अब कुछ कुछ एहसास होने लगा था
कि इस जगह में कुछ तो अजीब बात है। मैं यहां लगभग 8 घंटों से पढ़ाई कर रहा था, पर मैं एक पन्ना भी खत्म नहीं कर पा रहा था। वो तस्वीर भी कुछ अजीब इशारा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अलावा इस घर में और भी कोई है जो नहीं चाहता कि मैं यहां रुकूं। ये बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इस जगह में कुछ तो गड़बड़ थी। अब मैंने जानबूझकर उस तस्वीर को देखना शुरू किया। काफी देर तक बस देखता रहा और तब मुझे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। थोड़ी ही देर में मुझे पसीना आने लगा। मेरी आंखें भारी होने लगी। मेरा शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की सारी चेतना ही खत्म हो गई हो। और तभी अचानक वो तस्वीर जोर से हंस पड़ी। मेरी तो रूह कांप गई। मैं दौड़कर उस घर से बाहर चला गया। बाहर सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। पर जब मैंने उस घर की ओर देखा तो मुझे घर के दरवाजे के पास एक साया दिखाई पड़ा जो कि मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं वहां से भागकर अपने घर चला गया। घर जाकर मैंने अपने पापा को पूरा वाकया सुनाया। तब उन्होंने अपने उस दोस्त को हमारे घर पर बुला लिया और उन्हें भी मेरे साथ हुई घटना के बारे में बताया। तब उन्होंने हमें उस घटना के पीछे की सारी हकीकत सुनाई। वो एक सरकारी मकान है, पर कई सालों से वो मकान बंद है। हालांकि आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो आज तक कभी भी दिन के वक्त और किसी के साथ हुआ नहीं था। कई सालों पहले उस मकान में शहर के बड़े बड़े अफसर रहा करते थे। मैंने भी ये कहानी गांव वालों से सुनी थी कि एक बार एक सरकारी अफसर वहां रहने आया था। कहते हैं कि उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी, पर वो अफसर अपनी पत्नी पर शक किया करता था। उसे हर रोज मारता पीटता था और इसी के चलते एक रात उसने अपनी पत्नी की एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर बनाई और तस्वीर बनाकर उसे मार डाला। पर उसके बाद भी वो उस तस्वीर को वहां से न ले जा सका। अगले कुछ दिनों में एक हादसे में उस अफसर की भी मौत हो गई। वो तस्वीर तब से वहां है। अब ये कहानी सच है या फिर झूठ है, इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, पर डर की वजह से मैंने उस तस्वीर को वहां से हटाने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैंने उस तस्वीर को ठीक से ढक दिया था और तुम्हें बताया भी था कि अंधेरा होने से पहले वहां से घर चले आना। पर मैं तुम्हें वो कहानी सुनाकर डराना नहीं चाहता था। कहानी सुनकर शायद तुम्हारा पढ़ाई में मन न लगता और इसलिए मैंने तुम्हें वो बात नहीं बताई। तब मेरे पापा ने हमें बताया कि उस मकान की सफाई करते वक्त उन्होंने ही उस तस्वीर से कपड़ा हटा दिया था। पर अब एक बात साफ थी कि मैं पढ़ाई करने के लिए फिर कभी भी उस मकान में जाने वाला नहीं था। आशापुरा विस्तार में रहने वाली धरा शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती है कि एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली सो रही थी तो अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वो चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी की अपने आप चलना और किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफी था। धरा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था।
लेकिन जब उनकी नजर गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वो चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और धरा को ऐसा भास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई है। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा में थोड़ी बहुत हिम्मत बनी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू मां को फोन किया। उनकी सांस तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ है। अभी धरा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। धरा ने देखा कि उसकी सासू मां के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। ये भयानक नजारा देख धरा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं है, इसलिए धरा आज भी अपने मायके रहती है। लेकिन इस घटना के बाद धरा को इसके पीछे का कारण पता चला। धरा के पति दिलीप की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को आप बीती सुनाई तो उसने अपनी पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी और अदालत में ये मुकदमा आज भी चल रहा है। इंसानों की भीड़ भरी दुनिया में बसती हैं कुछ ऐसी खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। अमूमन जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता तब तक वह इन्हें नहीं मानता, पर जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है उनकी जिंदगी खौफ से भर जाती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियों के बारे में। अलमारी का भूत। गोंडल शहर में किराए के मकान में स्थायी हुए अनंत पेशे से शिक्षक है। अनंत स्कूल में काफी लोकप्रिय टीचर है। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वह कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठ सुस्ता रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज से वह चौंक गए। उन्हें काफी डर महसूस हुआ, क्योंकि उस शाम वहां कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर वो अकेले ही रहते थे। वह उठकर अलमारी का दरवाजा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा है और वो आवाज उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से अनंत बुरी तरह डर गए। उन्हें वही खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से कोई उसे धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए अनंत थोड़ी देर वह अजीब नजारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। ये सब पारलौकिक घटनाएं देख अनंत की चीख निकल गई। अनंत दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। अनंत के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहां जो भी देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे जमीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले वहां रखी अलमारी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अनंत के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतहा अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे।
कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, चले जाओ सब। पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत बुरी तरह से बीमार पड़ गए और फिर कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट गए। जब वो गोंडल वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने चले गए। मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेजों के जमाने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अज्जली लाश को उस अलमारी में छिपा दिया था। मकान मालिक ने कभी भी उस अलमारी का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अनंत राजनाथ के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई थी। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले राकेश परमार एक मध्यम वर्ग के प्रामाणिक इंसान हैं। उनकी शादी को अब करीब करीब 4 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो राकेश पाठ पूजा में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो अपना सिर झुका भी लेते हैं। राकेश की नौकरी का समय वैसे तो दिन के 8 या 8.5 घंटे का होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता था। अपने इसी काम के चलते वो एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी ही दूर एक रिहायशी इलाके के पास में एटीएम फॉल्ट ठीक करने जाना था। वैसे तो ऐसे कामों के लिए 2 आदमी जाते हैं, पर राकेश का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर राकेश ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ के बाहर एक लड़की दिखाई दी। राकेश ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वो एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही राकेश एटीएम बूथ के अंदर आए तो वो लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब राकेश अपना काम कर रहे थे और तभी अचानक उनकी नजर एटीएम बूथ के बाहर गई, पर वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वो राकेश की और ही घूर कर देख रही थी। ये सब देखकर राकेश का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से अपनी नजर हटा ली और सोचा कि ये उनका भ्रम होगा। वो बार बार अपने आप को यही समझाते रहे कि ये बस उनका वहम था और कुछ नहीं। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। ये फोन वहां का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते राकेश फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर ली। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वो लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। राकेश ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वो उसका सब भ्रम होगा। वह काम निपटा कर सीधे अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नजारे को देख राकेश बुरी तरह से डर गया और जल्दी से वहां से भाग निकला। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार ये भास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए अपनी बाइक चलाए जा रहे थे कि न जाने कैसे अचानक उनकी बाइक बीच रास्ते में बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकी। राकेश जी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच हो रहा है। वो बाइक से नीचे उतरकर बाइक शुरू करने की कोशिश करने लगे और तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने घबराते हुए अपने आसपास देखा, पर आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी राकेश ने अपनी नजर उठाई तो उसे पेड़ की शाखा से झूलती हुई एक आकृति नजर आई।
उसके हाथ में एक नरमुंड था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। राकेश ये सब देखकर वहीं जड़ हो गया। न उसकी चीख निकल रही थी और न ही उसके अंदर हिलने की ताकत बची थी। पैर उठाने की कोशिश कर रहा था पर ऐसा लग रहा था जैसे पैर जमीन में धंस चुके हो। घबराहट में राकेश नीचे गिर पड़ा। तभी उसने देखा कि चुड़ैल पेड़ से उतरकर उसके ही पास आ रही है। उसके उल्टे पांव देखकर राकेश के पसीने छूट गए। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। गला सूख चुका था, आवाज तक निकल नहीं पा रही थी। उसका पूरा बदन जोर से कांपने लगा था। उसने सोचा अब जो होगा सो होगा और घबराहट में उसने अपनी आंखें मूंद ली और अपने भगवान को याद करने लगा। चुड़ैल अब उसके बगल में आकर बैठ गई और धीरे धीरे उसका सर सहलाने लगी। इसके बाद राकेश को कुछ भी याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था। जब होश आया तो वो एक अस्पताल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें रास्ते में बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इस घटना के महीनों बाद तक राकेश बेसुध रहे थे और काफी पूजा पाठ करने के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई थी। अब वे राजकोट छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं असल में वो कोई कहानी नहीं है बल्कि एक डरावना अनुभव था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मैं पुणे के एक कॉलेज में पढ़ता था। उस वक्त मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ एक हॉस्टल में रहा करता था। हमारा हॉस्टल हमारे कॉलेज से करीब 1-1.5 घंटे की दूरी पर था। ऐसे ही एक रात की बात है। नवंबर का महीना था और ठंड का मौसम था। रात करीब 11 बज चुके थे। दूसरे दिन हमें कॉलेज में फंक्शन के लिए जाना था, तो उसी फंक्शन की तैयारी करने के लिए हमें रात को कॉलेज जाना था। मैं और मेरे 3 दोस्त रतन, विकी और रोशन हम हॉस्टल से निकलकर कॉलेज जा रहे थे। वैसे तो मुझे इतनी रात में सफ़र करना कभी अच्छा नहीं लगता था। इस वक्त पुणे में रास्ते सुनसान पड़ जाते थे, पर अगर हम कॉलेज नहीं पहुंचते तो दूसरे दिन सब गड़बड़ हो जाती। रतन और विकी ने अपनी अपनी बाइक निकाली और हम चारों उस बाइक पर बैठकर कॉलेज जाने के लिए निकल पड़े। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक ही विकी की बाइक बीच रास्ते में खराब हो गई। विकी और रोशन पीछे रह गए थे, तो रतन ने भी अपनी बाइक रोक दी और हम फिर से वापस उनके पास चले गए। वैसे ही हमें बहुत देर हो चुकी थी। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। ऊपर से बाइक बंद पड़ने के कारण और देर हो गई। विकी ने खटपट कर कैसे तो बाइक चालू की और कहा, अगर हम दाई तरफ के इस रास्ते से जाए तो 10 मिनट में हम हाईवे पर पहुंच जाएंगे और हाईवे से हमें कॉलेज पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने उस रास्ते की ओर देखते हुए कहा, देखो वैसे भी रात बहुत हो चुकी है और आज तक मैंने किसी को भी इस रास्ते से हाईवे की ओर जाते हुए नहीं देखा है। क्या पता आगे रास्ता हो भी या ना हो, इसीलिए जो रास्ता हम जानते हैं उसी से जाना बेहतर होगा। मेरी ये बात सुनकर तीनों भी मुझ पर हंसने लगे। उन्हें लगा कि मैं डर गया हूँ। वैसे भी कॉलेज में सब मुझे डरपोक कहकर बुलाते थे। मुझे फट्टू कहकर वो तीनों आपस में ही हंसने लगे और उन दोनों ने अपनी अपनी बाइक उसी सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दी। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं न चाहते हुए भी उनके साथ जा रहा था। हम उस सुनसान रास्ते पर थे पर कहीं कोई हाईवे नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने रतन से कहा, देखा मैंने कहा था हम पिछले 15 मिनट से इस रास्ते से जा रहे हैं पर कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। विकी हमारे आगे आगे ही जा रहा था कि अचानक उसने जोर से ब्रेक मारी और अपनी बाइक बीच रास्ते में ही रोक दी। रतन ने भी बाइक धीमी की और हम उनके पास जा पहुंचे। रतन ने पूछा, क्या हुआ, फिर से बाइक खराब हुई क्या? तो विकी ने आगे देखते हुए कहा, अरे नहीं, जरा वहां सामने तो देखो, कोई औरत बीच रास्ते में खड़ी है शायद। और बस फिर क्या था, इतना सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पांव कांपने लगे। तभी रतन ने बाइक से नीचे उतरते हुए कहा, अबे डरपोक, इतना क्यों डर रहा है, शायद उस बेचारी को हमारी मदद की जरूरत हो। तो विकी बोला, अरे चलो जरा आगे जाकर तो देखते हैं।
उस औरत को देख रोशन भी थोड़ा सा डर गया था। विकी को रोककर उसने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? जरा सोचो, कोई भी घरेलू औरत इतनी रात गए ऐसे सुनसान रास्ते पर अकेले क्यों आएगी? और चलो माना कि वो भूत नहीं है, पर क्या पता लुटेरों की कोई चाल हो। वैसे भी मैंने सुना है कि ऐसे सुनसान रास्तों पर लुटेरे होते हैं। अच्छा होगा कि हम यहीं से पीछे चले जाए। पर विकी और रतन हमारी बात सुनने को कहाँ राजी थे। उन्हें तो अपनी मर्दानगी दिखानी थी। मुझे उन पर बड़ा तरस आ रहा था, तो मैंने कहा, तुम तो मरोगे सालो, साथ में हमारी भी अर्थी उठेगी। तो फिर रतन ने मेरे सर पर मारते हुए कहा, अच्छा एक आइडिया है। माना कि वहां कुछ भी हो सकता है, पर शायद सच में उस औरत को हमारी जरूरत हो तो, और भगवान न करे उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो देखो, फिलहाल तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी अपनी बाइक पर से वहां से गुजरेंगे, उसे देखेंगे और कुछ भी गलत लगा तो बाइक बिल्कुल नहीं रोकेंगे और तेजी से आगे निकल जाएंगे। और अगर सब ठीक लगा तो बाइक रोककर उससे पूछताछ करेंगे। ये ठीक है? इस बात पर न चाहते हुए भी हम सबका एक मत हुआ, क्योंकि विकी और रतन अच्छी तरह से जानते थे कि हम दोनों को भी बाइक चलानी नहीं आती थी। तो विकी और रतन दोनों ने अपनी अपनी बाइक चालू की और हम उनके पीछे बैठ गए। वो औरत अब भी उसी जगह पर खड़ी थी, न आगे जा रही थी और न ही पीछे आ रही थी। हम धीरे धीरे उस औरत के करीब पहुंच गए। पहले तो विकी ने उसे पीछे मुड़ के देखा तो उसे सब ठीक लगा, तो उसने पहले अपनी बाइक रोक दी और फिर हम भी वहां रुक गए। देखा कि वो औरत रो रही थी। तो विकी ने उस औरत से पूछा, आप कौन हो और इतनी रात गए ऐसे सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रही हो? तो वो औरत आंखें बंद करके और जोरों से रोने लगी। तो रतन ने उस औरत से कहा, अरे अरे डरे नहीं, हम यही पास के कॉलेज से हैं। अगर आप चाहो तो हम आपको पुलिस थाने या आपके घर तक छोड़ सकते हैं। तो विकी ने जैसे ही बाइक से उतरना चाहा तो अचानक से बाजू की झाड़ियों में से कौवे जोर जोर से कहाँ है करते हुए उड़ने लगे। हम सभी ने हैरान होकर पीछे पेड़ों की तरफ देखा और बस कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। तो हमने फिर से पलट कर देखा तो वो औरत कहीं नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। हम सब हक्के बक्के रह गए, सब एक दूसरे को पकड़ने लगे थे। हमने चारों तरफ देखा पर वो कहीं नहीं थी। डर के मारे सबके हाथ पांव कांपने लगे थे। विकी से तो बोला भी नहीं जा रहा था। वो जल्दी जल्दी में बाइक को किक मारने लगा, पर बाइक शुरू ही नहीं हो रही थी। सब विकी पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तभी अचानक हम सबको एहसास हुआ कि कोई हमारे पीछे खड़ा है। पीछे देखा तो वो औरत अब हमारे पीछे खड़ी थी। बदन पर लाल लाल कपड़े, मानो पूरे बदन से खून निकल रहा हो। आंखें थी पर कोई चेहरा नहीं था। चेहरे पर भी बस खून ही खून नजर आ रहा था। वो जोर जोर से चीख रही थी और हम यहाँ कांप रहे थे। और देखा कि वो धीरे धीरे हमारी ही तरफ बढ़ने लगी है। विकी ने जोर जोर से बाइक को किक मारी और जैसे तैसे बाइक शुरू की। हम दोनों भी कूद कर पीछे बैठ गए और उन दोनों ने फिर बड़ी तेजी से बाइक भगाई। दिल इतना जोरों से धड़क रहा था कि कुछ देर वहां रुकते तो हमारा हार्ट फेल ही हो जाता। कुछ ही देर में जब हम सभी हाईवे तक पहुंच गए और बाकी गाड़ियां नजर आने लगी तो हम सभी ने हाईवे पर बाइक रोक दी। हम तब भी डर के मारे कांप रहे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हमने देखा था सब इतना भयानक था कि मुंह से आवाज तक निकल नहीं रही थी। उसके कुछ दिनों बाद ही जब हमने उस रास्ते के बारे में जानकारी निकाली तो हमें पता चला कई लोगों ने उस रास्ते पर उस बिना चेहरे वाली औरत को देखने का दावा किया था। और उसी वजह से जो कोई भी एक बार उस रास्ते से गया था उसने फिर उसी रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की थी। कहते हैं कि उस रास्ते पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था और उस हादसे में उस औरत की मौत हुई थी। हादसा इतना भयानक था कि उसमें उसका चेहरा पूरी तरह से कुचल दिया गया था। जिन जिन्नात होते हैं या नहीं, इस पर मुझे कभी यकीन नहीं था।
जब तक कि मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनके होने का एहसास जिंदगी भर डराता रहता है। मेरी नानी बचपन में हमें कहानियां सुनाया करती थी। वो हमेशा एक बात कहा करती थी कि इंसान को मिट्टी से, फरिश्तों को नूर से और जिन्नातों को आग से बनाया है। और अब जिन्नात अपनी दुनिया कब्रिस्तान और वीरानों में बसाने लगे हैं। इंसानों को अपनी दुनिया में दाखिल होते हुए देख अब जिन्नातों ने अपने होने का वजूद इंसानों को दिखाना शुरू कर दिया है। मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मुझे उनकी गलती की सजा कुछ ऐसी भुगतनी पड़ी कि आज भी उस बात को सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी को बस कुछ ही दिन हुए थे और एक रात मैं अपने कमरे में अपनी बेगम नूरी के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था। तभी नूरी के घर वालों का फोन आ गया। कमरे के अंदर नेटवर्क ठीक न होने की वजह से नूरी बात करते करते कमरे के बाहर चली गई। वो फोन पर बात कर ही रही थी कि उसने देखा कि हमारे घर की नौकरानी रजिया खाने की एक बड़ी सी थाली लेकर घर के पीछे कहीं जा रही है। नूरी बात करते करते घर के पिछले दरवाजे के पास चली गई। हालांकि रात के वक्त घर के किसी भी इंसान का वहां जाना मना था। जब रजिया ने नूरी को पीछे के दरवाजे के पास खड़ा देखा तो नूरी को उस वक्त बाहर खड़ा देख वो थोड़ी डर गई और रजिया ने नूरी से कहा, तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? जानती नहीं कि इस वक्त किसी का भी घर के इस हिस्से में आना मना है? अभी के अभी अपने कमरे में चली जाओ। नूरी बिना कुछ कहे रजिया से माफी मांगकर वापस कमरे के अंदर चली जाती है। पर रजिया की घबराहट देख उसके दिमाग में अब कई सवाल उठ रहे थे। हालांकि शादी के पहले ही दिन नूरी को मेरे घर वालों ने यह साफ बता दिया था कि रात के वक्त घर के पिछले हिस्से में वो कभी भी दाखिल नहीं होगी। और उस वक्त नूरी ने इसके पीछे का कारण पूछने की जरूरत नहीं समझी। पर रजिया को डरा हुआ देख उसके मन में कुछ सवाल उठने लगे थे। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसने मुझसे घर के पिछले वाले हिस्से के बारे में सवाल किया। घर के पिछले हिस्से में ऐसा क्या है कि वहां रजिया के अलावा और किसी औरत का जाना मना है? तो मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे जानना है। मैंने उसकी बात को टालते हुए कहा, कुछ खास नहीं है, बस एक कोठरी है। पर नूरी को तो बस जानना था, वहां कोई रहता है क्या? तो मैंने फिर नूरी से कहा, बेगम देखिए, ये बहुत पुरानी बातें हैं, तुम इन सब बातों से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। मेरी ऐसी बात कहने पर नूरी जरा नाराज हो गई और अपना मुंह फेरते हुए नूरी ने मुझसे कहा, क्यों, क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं? अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूं, तो अब मुझे भी घर के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। और अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद जाकर देखूंगी। अरे नहीं बेगम, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है। कहते हैं कि उस कोठरी में एक काला साया रहता है। हर अमावस की रात उसे खाना दिया जाता है ताकि वो घर के किसी भी इंसान को परेशान न करे। और यह सिलसिला कई सालों से हमारे खानदान में चलता आ रहा है। पहले हमारी दादी जान ये काम किया करती थी, अब हमारी नौकरानी रजिया ये काम करती है। वैसे मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, पर ये सब करके अगर उन्हें अच्छा लगता है तो इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। तो नूरी ने फिर से सवाल किया, साया? कैसा साया? और तुम ये सब मानते हो? मैंने कहा ना नहीं, पर कई सालों से यह सिलसिला चलता आ रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं करता। लेकिन शौकत, वहां रजिया के अलावा घर के बाकी औरतों को जाना क्यों मना है? देखो बेगम, जितना मैं जानता था मैंने आपको बता दिया। मैंने अपनी दादी से कई बार उस कोठरी के बारे में पूछा भी था, पर वो मुझसे हमेशा एक बात कहती थी कि इंसान को जितनी जरूरत हो उतना ही जानना अच्छा होता है, क्योंकि वक्त आने पर चीजें अपने आप साफ हो जाती है। और मुझे लगता है कि बेगम तुम भी वहां जाने की कभी भूल न करना, शायद घर में किसी को अच्छा न लगे। नूरी ने मेरी बात को मान तो लिया, पर बस कुछ वक्त के लिए। पता नहीं उस रात नूरी के दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में था। और मुझे गहरी नींद में देख नूरी धीरे से कमरे के बाहर जाकर रजिया के कमरे में चली गई। नूरी बस जानना चाहती थी कि आखिर उस कोठरी में ऐसा क्या है, वहां ऐसा क्या राज है कि घर के सब लोग उसे वहां जाने से मना कर रहे हैं। और नूरी ने धीरे से रजिया के तकिए के नीचे रखी हुई कोठरी की चाबी उठा ली
और हल्के कदमों के साथ वो घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ने लगी। वो अब घर के पीछे वाले हिस्से में दाखिल हो चुकी थी। हवाएं तेज चल रही थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था। रोशनी इतनी कम थी कि उसे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो दीवार को पकड़कर आगे आगे बढ़ रही थी। अंधेरे में दरवाजे की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि कोठरी का दरवाजा अपने आप हिल रहा था। ऐसा लग रहा था अंदर से कोई दरवाजा पीट रहा हो, पर नूरी को लगा शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा, और वो उस कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। और तभी अचानक सब शांत हो गया। यहां रजिया को नींद में ही महसूस हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और उस एहसास से रजिया की नींद टूट गई। नींद से जागते ही रजिया का हाथ अपने आप तकिए के नीचे चला गया, पर उसने देखा कि उसके तकिए के नीचे रखी कोठरी की चाबी गायब है। पर जब तक रजिया कोठरी तक पहुंच पाती, नूरी उस कोठरी के दरवाजे का ताला खोल उस कोठरी के अंदर दाखिल हो चुकी थी। रजिया चाबी के खो जाने से काफी परेशान हो गई थी। उसके पसीने छूट गए थे, क्योंकि दादी के बाद बस रजिया ही जानती थी कि उस कोठरी में इतने सालों से क्या राज बंद है। वो घबराकर घर के पीछे उस अंधेरी कोठरी की ओर भागने लगी। नूरी तब तक दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर तो आ गई, और उसे वहां कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। कमरे के बीचों बीच बस मिट्टी का एक छोटा सा दिया जल रहा था, और उसके पास ही एक बड़ी थाली पड़ी हुई थी। थाली में कुछ भी नहीं बचा था। उसे उस कमरे में सड़े गले गोश्त की बदबू आ रही थी। दिए की कम रोशनी में वो कमरे में यहां वहां देख रही थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। तभी नूरी को एहसास होने लगा कि उस कमरे में कोई तो है। हवाएं नूरी के बदन को छूकर निकल रही थी, पर अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रजिया दौड़ती हुई कोठरी के बाहर आ पहुंची। उसने देखा कि दरवाजे का ताला किसी ने खोल रखा है, और दरवाजा भी आधा खुला हुआ था। वो देखकर रजिया के हाथ पांव कांपने लगे। उसका बदन खड़े खड़े ठंडा पड़ गया। रजिया की आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। थोड़ी हिम्मत कर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए वो कोठरी के दरवाजे के पास पहुंची, और उसने थोड़ी दूर से ही कोठरी के अंदर झांक कर देखा तो उसे उस धुंधली सी रोशनी में नूरी दिखाई दी। नूरी को देखते ही रजिया ने नूरी को जोर से आवाज लगाई, और जैसे ही नूरी ने पीछे मुड़कर देखा, उसी वक्त वो दिया अपने आप बुझ गया। दरवाजा अंदर से धड़ाम से बंद हो गया, और कोठरी के अंदर से बस नूरी की चीखने की आवाज आने लगी। बाहर रजिया नूरी को पुकारती रही। उस कोठरी में जो जिन्नात था उससे रहम की भीख मांगने लगी कि नूरी मासूम है, उसे इस कोठरी के बारे में कुछ पता नहीं था, उसे छोड़ दो, जाने दो उसे, वो बच्ची है। पर फिर भी दरवाजा नहीं खुला। जिन्नात ने नूरी के जिस्म पर हमला कर दिया था। रजिया इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि जिन्नात उसे आसानी से नहीं जाने देगा, और फिर वो मदद के लिए दौड़कर घर के अंदर आ गई। रजिया की चीख सुनकर मैं और अम्मी हम दोनों पहले ही जाग चुके थे। रजिया ने आकर हमें सारी बात बता दी। हम सब दौड़कर उस कोठरी की ओर गए, पर तब तक सब शांत हो चुका था। हमने देखा कि कोठरी का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था, और आसपास सब शांत था। हम कोठरी के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि नूरी कहीं नहीं थी। नूरी ही नहीं बल्कि वहां कोई भी नहीं था। वो अचानक ही वहां से गायब हो गई थी। सब पहले जितना ही शांत था। हम सब ने मिलकर नूरी को पूरे घर में ढूंढा, पर नूरी कहीं दिखाई नहीं दी। और आखिरकार हमने पीर बाबा को घर बुलाने का फैसला किया। पीर बाबा जैसे ही उस कोठरी में दाखिल हुए, उन्हें वहां एक अजीब सी महक, एक अजीब सी गंध आने लगी। बाबा उस कोठरी में दाखिल होते ही समझ चुके थे कि उनका सामना किसी ताकतवर जिन्नात से है। बाबा ने पूरे कमरे का जायजा किया तो उन्हें वहां कहीं कहीं गीली मिट्टी दिखाई दी। उन्हें समझ आते देर नहीं लगी कि यह मिट्टी किसी ताजी कब्र की है, और जिन्नात नूरी को अपने साथ उसकी दुनिया में ले जाना चाहता है। पीर बाबा सारे घर वालों को लेकर पास ही एक कब्रिस्तान लेकर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि नूरी वहीं एक कब्र पर बेहोश होकर पड़ी हुई थी। तब पीर बाबा ने
मुझे और मेरे घर वालों को एक बात साफ साफ बता दी। जिन्नात फिदा हो गया है इस पर, और वो बहुत ताकतवर है। इतनी आसानी से वो काबू नहीं आएगा। तब मेरी अम्मी ने पीर बाबा को हाथ जोड़ते हुए कहा, खुदा के वास्ते कुछ कीजिए बाबा, इस मासूम बच्चे को बचा लीजिए। पीर बाबा ने कब्रिस्तान में अपनी नजर घुमाते हुए कहा, मुझे उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। फिलहाल मैं ये तावीज दे रहा हूं, ये इस लड़के के गले में बांध देना। जब तक ये इसके गले में रहेगा ये महफूज रहेगी। कोई भी बुरा साया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाबा के कहने के मुताबिक हम सब घर वापस आ गए, पर उसी रात नूरी ने मुझसे कहा कि तावीज बहुत कसकर बांधा हुआ है, प्लीज उसे खोलकर ढीला कर दो। पर मुझे पता नहीं था कि जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो हमारी हर बात पर नजर रखे हुए था। मैंने जैसे ही तावीज को खोला, मुझे जोर का झटका सा लगा और मैं नीचे गिर पड़ा। मैं बेहोशी की हालत में था और तभी जिन्नात ने फिर से नूरी पर हमला कर दिया। नूरी चुपचाप बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो काफी डरी हुई थी और जिन्नात उसके जिस्म पर खरोच रहा था। पर हमारी आवाज सुनकर अम्मी दौड़कर हमारे कमरे के अंदर आ गई और उसने देखा कि मैं बेहोश पड़ा हुआ था और नूरी सहमी हुई बिस्तर पर झटपटा रही थी। अम्मी ने तुरंत मेरे हाथ से वो तावीज लेकर नूरी की ओर फेंक दिया और जिन्नात फिर कहीं गायब सा हो गया। कुछ ही देर में मुझे होश आ गया। मेरे होश में आते ही अम्मी ने मुझसे कहा, बाबा ने ठीक ही कहा था कि जिन्नात बहुत ताकतवर है और उसने फिर से उस पर हमला कर दिया है। उसने नूरी पर कब्जा कर रखा है। मुझे अभी के अभी पीर बाबा के पास जाकर उन्हें ये सब बताना होगा। और इतना कहकर वो उसी वक्त फिर से पीर बाबा को बुलाने चली जाती है और उसके जाते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती कि मैं अब उसका बेटा नहीं। मुझ पर अब जिन्नात का कब्जा है और वो मेरे शरीर में समा चुका है। उसके बाद अम्मी के कहने पर पीर बाबा एक बार फिर हमारे घर चले आए और उन्होंने घर के बाहर जगह जगह कील मार दी और घर के पिछले हिस्से में पूरी बंदिश कर दी। जब पीर बाबा घर आए थे तो मैं उसी कोठरी के अंदर जाकर छुप गया था, क्योंकि जिन्नात उस वक्त अपना वजूद जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने मुझ पर पूरा कब्जा कर लिया था। मैं कोठरी में छिपकर खिड़की से बाहर सब देख रहा था। पीर बाबा ने घर के सामने वाले हिस्से में अपने हाथों से पवित्र मिट्टी डालकर उस जगह को बंदिश कर दिया और फिर अम्मी से कहा, अब मैंने पूरे घर को बंदिश कर दिया है। अब कोई भी जिन इस बंदिश को तोड़कर घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रखना, उसने अभी भी नूरी का पीछा नहीं छोड़ा है और इसीलिए उसको हमेशा के लिए नूरी से दूर करना होगा। और ये काम नौचंदी जुम्मे रात को ही होगा। लेकिन तब तक इस लकीर के बाहर नूरी जाने ना पाए। पीर बाबा की ये बात सुनकर मेरे अंदर का जिन्नात अंदर ही अंदर हंसने लगा था, क्योंकि घर में कोई नहीं जानता था कि जिन्नात अब घर में ही है। जिन्नात नूरी को ले जाना चाहता था, पर यह काम भी सिर्फ नौचंदी जुम्मे रात को ही मुमकिन था। जिन ने मुझे पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा था, इसलिए अगले कुछ दिनों तक जिन्नात मेरे जरिए नूरी के जिस्म के साथ खेलता रहा। नूरी जान चुकी थी कि मैं कुछ दिनों से अजीब तरह से पेश आ रहा हूं, पर नूरी पहले से ही इतनी डरी और इतनी सहमी हुई थी कि वो मुझे मना नहीं कर सकती थी। वो काफी थक भी जाती, पर फिर भी जिन्नात उसे अपने से दूर नहीं जाने देता। वो हर वक्त नूरी को अपना बनाना चाहता था। हर वक्त वो नूरी के साथ ही रहता था और आखिरकार वो दिन आ ही गया। उस दिन अचानक हमारी नौकरानी को अपने गांव जाना पड़ा। उसका बेटा बुरी तरह से बीमार था, पर वो नहीं जानती थी कि यह काम भी जिन्नात का ही था। अब अम्मी घर में अकेली थी। जिन्नात अब अपना आखिरी दांव खेलने वाला था। उसी दिन शाम को अम्मी नमाज पढ़कर दुआ का पानी लेकर हमारे कमरे में आती है। अम्मी के हाथ में दुआ का पानी देख मेरे अंदर का जिन बौखला जाता है। अम्मी नूरी को पानी पिलाती है तो जिन उससे दूर चला जाता है। अम्मी मुझे भी पानी पिलाने की कोशिश करती है, पर मेरे अंदर का जिन गुस्से में आकर पानी को नीचे गिरा देता है और मैं अपने कमरे से बाहर चला जाता हूं। तब अम्मी नूरी से पूछती है कि शौकत ऐसी अजीब तरह से क्यों पेश आ रहा है।
जबकि वो जानता है कि हम सबको जिन्नात से खतरा है। तो नूरी अम्मी को बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वो अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो हर वक्त मेरे जिस्म के पास रहना चाहते हैं। न जाने क्यों वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और तभी अम्मी को बिस्तर पर हल्की हल्की मिट्टी दिखाई पड़ती है। तो वो नूरी से पूछती है कि ये बिस्तर पर मिट्टी कैसी है बहू? तब वो मेरी अम्मी को बताती है, पिछले कुछ दिनों से मुझे कमरे में हर जगह ऐसी ही मिट्टी दिखाई देती है। शौकत जब भी घर आते हैं तो कमरे में यहां वहां मिट्टी पड़ी दिखाई देती है और उनके जिस्म से एक अजीब सी महक भी आती है। तब अम्मी को पीर बाबा की एक बात याद आती है। जब पीर बाबा पहली बार घर आए थे तो उन्हें भी उस बंद कोठरी में ऐसी ही मिट्टी मिली थी, जो किसी ताजी कब्र की मिट्टी थी। कुछ देर बाद अम्मी वापस अपने कमरे में आ जाती है तो उसे उसके कमरे में कुरान नजर नहीं आता। और तब उसे फिर उस पीर बाबा की कही बात याद आती है कि जिन्नात जब घर में कुछ बुरा करना चाहते हैं तो वो घर से अल्लाह के कलाम को हटा देते हैं। और तब अम्मी समझ जाती है कि घर में कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। उसे मालूम हो जाता है कि जिन्नात ने उसके बेटे पर कब्जा कर लिया है। और उसी वक्त अम्मी चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। उस रात मैं, मतलब मेरे अंदर का जिन, नूरी को दुल्हन का लिबास पहनने को कहता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं नूरी, और आज मैं तुमसे निकाह करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो नूरी कहती है, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हमारा निकाह तो हो चुका है। लेकिन मेरी बात सुनकर वो भी थोड़ी डर जाती है, क्योंकि जब वो पास के आईने में देखती है तो उसे आईने में मेरी परछाई नजर नहीं आती। तो उसे यकीन हो जाता है कि वो मैं नहीं बल्कि जिन्नात है और वो नूरी को ले जाने आया है। तभी नूरी डर के मारे वहां से भागने लगती है और वो अपने आप ही घर के पीछे की कोठरी की ओर चली जाती है। उसे अपने पर काबू नहीं रहता। वो अपने आप ही कोठरी के अंदर चली जाती है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को कब्रिस्तान में पाती है। बीच रात वो अकेली एक कब्रिस्तान में एक कब्र पर लेटी हुई थी। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि मैं उसका होश में आने का ही इंतजार कर रहा हूं। और नूरी के होश में आते ही जिन्नात उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं नूरी। मैं तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म को संभाल कर रखूंगा। और उसी वक्त पीर बाबा और अम्मी वहां चले आते हैं। पीर बाबा अपने हाथ से नूरी पर दुआ का पानी छिड़क कर उसे जिन्नात से अलग कर देते हैं। पर जिन्नात सच में बहुत ताकतवर था। अगले ही पल वो पीर बाबा पर इतनी जोर से हमला कर देता है कि पीर बाबा अधमरे हो जाते हैं। पर नूरी अपने आप को जिन्नात से बचाने के लिए वहीं पड़ी एक जलती हुई लकड़ी को अपने हाथ में उठा लेती है और जिन्नात को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। नूरी अपने आप को आग लगाने की धमकी देती है और उसकी बात सुनकर जिन्नात रुक जाता है। वो जानती है कि अगर वो अपने आप को जला दे तो जिन्नात कभी भी उसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। और तभी मौका पाकर पीर बाबा अपने हाथ से दुआ का पानी मेरे जिस्म पर फेंकते हैं और जिन्नात चिल्लाकर मेरे जिस्म से अलग हो जाता है। नूरी उसी वक्त अपने हाथ की जलती हुई लकड़ी उस पुरानी कब्र पर फेंक देती है जहां वो जिन्नात रहा करता है। मेरे अंदर से जिन बाहर जाते ही मैं होश में आ जाता हूं और आसपास का नजारा देख सब समझ जाता हूं कि वहां क्या हुआ होगा। सच में मैं खुशनसीब था, क्योंकि सही वक्त पर अगर नूरी ने अपने आप को आग लगाने की तरकीब न सोची होती तो जिन उसको कब का अपनी दुनिया में लेकर चला गया होता। और फिर उसके अगले ही दिन मैं अपनी अम्मी और नूरी को साथ लेकर उस मकान को छोड़कर दूर एक इंसानों की बस्ती में रहने चला गया। रात का समय था। जोरों से बारिश हो रही थी। डॉक्टर तेजपाल किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर साहब ने अंदर से ही गरज कर कहा, कौन है? क्या चाहिए इस वक्त? बाहर से आवाज आई, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं,
मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाते हुए कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। इस वक्त मैं मरीजों को नहीं देखता। ऐसा कहकर उन्होंने दरवाजा खोला। डॉक्टर को देखते ही बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया। दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर। 4 दिन से आंखें नहीं खोली है। डॉक्टर साहब ने बूढ़े को देखते हुए कहा, तुम तो वही भगत हो ना जो तंत्र मंत्र कर लोगों को ठीक करता है, भूत प्रेत उतारता है। जी हाँ हुजूर, पर मैं तांत्रिक जैसे झाड़ फूक वाले काम नहीं करता। मैं तो बस अच्छी आत्माओं को बुरी आत्माओं से बचाता हूँ। अच्छा, तो अपने बेटों को भी बचा लो। यहाँ क्यों आए हो? हुजूर क्षमा करें, पर मेरा बेटा बीमार है। उसे दवा की ज़रूरत है। किसी आत्मा की तकलीफ होती तो मैं खुद ही ठीक कर लेता। डॉक्टर साहब ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, बोला ना एक बार, कल आना। अब मैं बाहर जा रहा हूँ। बूढ़े ने अपनी पगड़ी उतारकर उनके पैरों पर रख दी। हुजूर एक निगाह देख ले, बस एक निगाह। आपका बहुत नाम सुना है, शायद मेरा लड़का बच जाए हुजूर। डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठते हुए बोले, एक काम करो, रात भर अपने बेटे पर तंत्र मंत्र करते रहना, और फिर भी ना ठीक हुआ तो कल सवेरे ले आना, बस। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठकर चले गए। गाड़ी बूढ़े के नज़रों से दूर चली गई, पर बूढ़ा भगत कई देर तक मूर्ति की भांति खड़ा रहा। उसे विश्वास न हुआ कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो किसी की जान की परवाह नहीं करते। उसी रात वह 7 साल का हंसता खेलता बालक भगवान के पास चला गया। बूढ़ा अंदर से टूट गया था। बूढ़ा झोपड़ी के अंधेरे में टूटे हृदय से आर्त स्वर से रोता रहा। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। इधर बूढ़ा भगत और बुढ़िया दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, तो दूसरी तरफ डॉक्टर तेजपाल ने खूब धन खूब यश कमाया। डॉक्टर साहब का पूरे शहर में नाम हो चुका था। डॉक्टर साहब को एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था और लड़का चंदर अब भी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। चंदर खुद भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। चंदर अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल सफारी के लिए गया था। चंदर और उसके कुछ दोस्त जंगल में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सब खूब मजे कर रहे थे, पर शाम ढल चुकी थी और अंधेरा होने लगा था। तभी चंदर के एक दोस्त ने कहा, चंदर रात होने को है, अच्छा होगा कि हम घर वापस चले जाए। चंदर ने कहा, अरे अभी तो मजा आने लगा है और तुम जाने की बात करते हो। तभी दूसरे एक दोस्त ने चंदर का हाथ पकड़ते हुए कहा, चंदर बहुत घना जंगल है और अंधेरा भी बहुत घना होता जाएगा। कहीं हम खो गए तो वापस जाना मुश्किल हो जाएगा चंदर। पर चंदर कहाँ सुनने को तैयार था। वह आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक छोटा सा झोपड़ा उसे दिखाई पड़ा और चंदर खुशी से उछल पड़ा। देखो, अरे देखो, वहाँ एक झोपड़ा है, चलो शायद हम वहाँ रात गुजार सकते हैं। और चंदर सबके आगे भागते हुए उस झोपड़े के पास चला गया। उसने जैसे ही झोपड़े का दरवाज़ा खोलना चाहा, वह धड़ाम से नीचे गिर गया, जैसे किसी ने उस पर झपट्टा मार दिया हो। चंदर के सारे दोस्त डर गए, दौड़कर उसके पास गए। देखा कि अचानक से चंदर की सांस फूलने लगी है और आंखों में खून जमा हो गया है। दोस्तों ने उसे उठाकर तुरंत घर ले जाना मुनासिब समझा। चंदर रास्ते भर में बेहोश पड़ा रहा। चंदर को जब घर लाया गया तो उसके पिताजी ने तुरंत उसका इलाज करना शुरू किया, पर उनकी कोई दवाई काम नहीं आ रही थी। किसी का भी कुछ भी असर नहीं हो रहा था। चंदर की तबीयत अब बिगड़ती ही चली जा रही थी। तभी एक महाशय डॉक्टर साहब से बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला हो तो शायद जान बच सकती है। पहले तो डॉक्टर साहब राजी न थे, पर किसी भी डॉक्टर का इलाज असर न कर रहा था। तो आखिरकार उन्होंने
आसपास के सभी गांवों में खबर कर दी। अब सब आजमा ही चुके थे तो यही सही। कुछ लोग आकर हिम्मत हारकर वापस चले गए, पर किसी का भी मंत्र न चला। उसी गांव से कई मील दूर वह बूढ़ा रहता था। रात का वक्त था। बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। घर में ना चारपाई थी और ना बिछौना। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत, ओ भगत, सो गए क्या? बूढ़े ने उठकर किवाड़ खोल दिए। वह आदमी अंदर आकर बैठ गया और उसने कहा, कुछ सुना? डॉक्टर बाबू का लड़का बीमार है। सुना है कोई इलाज काम नहीं आ रहा। बूढ़े ने चौंक कर कहा, कौन, तेजपाल? अरे हाँ हाँ वही। सुना है पूरे शहर में हल्ला मचा हुआ है। कोई दवाई असर नहीं कर रही। जाते हो तो जाओ, बहुत धन मिलेगा। बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, मैं नहीं जाता। मैं खूब जानता हूँ उसे। मुझे अब भी याद है, मैं मेरे बच्चों को ले गया था। गिड़गिड़ा रहा था उनके सामने कि बस एक नज़र देख लो, पर सीधे मुंह बात तक न की। अब जानेंगे बेटे का दुख क्या होता है। यह सुनकर वह आदमी बोला, देख लो, बहुत पैसे मिलेंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। बूढ़े ने फिर वही कहा, कुछ भी हो, मैं न जाऊंगा। आज तो मैं चैन की नींद सोऊंगा। कुछ देर तक वह आदमी बैठा बूढ़े को समझाता रहा, पर बूढ़ा नहीं माना, तो वह आदमी चला गया। बूढ़े ने किवाड़ बंद कर लिए और चिलम पर तंबाकू रख उसे पीने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी की बीमारी की खबर सुनकर बूढ़ा दौड़ न गया हो। लेन देन का विचार भी कभी उसके मन में न आया था, पर आज वह न जा सका। बूढ़ा कुछ देर तक बैठा रहा, अंत में लेट गया, पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ के भांति थी। बुढ़िया जैसे ही खर्राटे लेने लगी, सो बूढ़ा उठा और उसने धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया जाग गई। कहाँ जा रहे हो? बस देख रहा था कि कितनी रात हुई है। नींद नहीं आ रही? बूढ़ा कुछ न बोला, बस किवाड़ के पास खड़ा बाहर देख रहा था। तो बुढ़िया बोली, कैसे आवेगी? मन तो तेजपाल के बेटे के पास जो लगा हुआ है। बुढ़िया की बात सुनकर बूढ़ा थोड़ा गुस्सा हुआ। तू सो जा, मैं ऐसा पागल नहीं कि जिसने मुझे कांटे बोए उसे मैं फूल बोता फिरूं। ऐसा कहकर बूढ़ा फिर से किवाड़ बंद कर अपनी जगह पर आकर लेट गया और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही समय में उसे एहसास हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है, बाबा, बाबा। बूढ़ा अचानक से उठकर बैठ गया। उसे लगा कि उसका बेटा उसे पुकार रहा है। उसने किवाड़ खोले, देखा कि दूर कहीं कोई चमकती हुई चीज उसे बुला रही है। बाबा, बाबा, बाबा मेरे साथ आओ। बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे की आत्मा है। बूढ़ा बिना कुछ सोचे समझे उस परछाई के पीछे चलने लगा। बूढ़े को कुछ होश न था, बस वह पीछे पीछे चला जा रहा था। जब बूढ़े को होश आया तो देखा कि वह तेजपाल के घर के सामने खड़ा है। बस फिर क्या, गुस्से में बूढ़ा मुंह फेर कर वहां से जाने लगा। तभी उसे फिर से वह आवाज सुनाई दी, बाबा, आप उसे बचा लीजिए। बस आप ही उसे बचा सकते हैं। उसकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली है, आप उसे रोक सकते हैं। और वह परछाई अचानक से गायब हो गई। बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे की आत्मा है। अच्छी आत्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगी। तो बूढ़ा तेजपाल के घर के अंदर चला गया। डॉक्टर तेजपाल हिम्मत हारे हुए एक कोने में बैठकर रो रहे थे और उसका बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ था। पूरा बदन लकड़ी हो गया था, न हिल रहा था न सांस ले रहा था। बूढ़ा चंदर की तरफ बढ़ा और कुछ देर तक बस उसे देखता रहा। तेजपाल ने उस बूढ़े को देखा और उसे पहचान गया कि यह वही आदमी है
जिसे उन्होंने कुछ साल पहले धुतकार दिया था। किसी ने बूढ़े के पास जाकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, सांस रुक चुकी है। बूढ़े ने तेजपाल की ओर देखते हुए कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बुरी आत्माएं सोचती है कि शरीर पर कब्जा करने से वह जीवित हो जाएंगी, पर ऐसा कभी नहीं होता। संसार का नियम है कि हर एक आत्मा की किसी एक शरीर से गांठ बंधी होती है और सिर्फ वही आत्मा उस शरीर को जीवित कर सकती है। बुरी आत्माएं जीवित होने की लालसा में शरीर को बस नष्ट कर देती है, पर जीवित कभी नहीं होती। आप बस जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था कर दे। भगवान चाहेंगे तो आधे घंटे में यह उठकर बैठ जाएगा। बूढ़े की बात सुनकर लोग पानी लाने के लिए दौड़ने लगे। पानी की व्यवस्था होते ही बूढ़े ने चंदर को नहलाना शुरू कर दिया। बूढ़ा चंदर को नहलाते हुए मंत्र पढ़ रहा था। पूरा कमरा पानी से भर गया। न जाने कितनी देर से बूढ़ा चंदर पर पानी डाले जा रहा था और मंत्र पढ़े जा रहा था। सब खड़े खड़े बस उसे देख रहे थे और तभी अचानक से चंदर ने अपनी आंखें खोली। तेजपाल और सभी घर वालों की आंखों में आंसू आ गए। चंदर उठते ही बूढ़ा बाहर जाकर बैठ गया और उसने अपनी चिलम निकालकर उस पर तंबाकू रख उसे पीने लगा। तेजपाल ने अपने बेटे को गले लगाया और रोने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि बूढ़ा वहां नहीं है। डॉक्टर साहब ने सबसे पूछताछ की, पर किसी को कुछ पता न चला कि बूढ़ा अचानक से कहाँ गायब हो गया। डॉक्टर साहब को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं उसे ढूंढकर निकाल लूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। कौन है? मेरे पास बहुत से खिलौने हैं, मेरे साथ खेलोगे? आओ, मेरे पास आओ बच्चे, आओ। मेरा नाम रतन त्रिपाठी है। मोहिजपुरा गांव में मेरी कपड़े की दुकान है। आज सुबह सुबह एक बात को सुनकर मैं काफी परेशान हुआ हूं, क्योंकि उस बात को सुनकर मेरी बचपन की वो डरावनी यादें ताजा हो गई है। सुना है कि मेरे पुराने हाई स्कूल के पास एक गटर के करीब किसी बच्चे की लाश मिली है। उसका पूरा बदन सिकुड़ गया था। जब उस बच्चे की लाश मिली तो उसके बदन में खून की एक भी बूंद नहीं थी, मानो जैसे किसी ने उसके बदन से खून का हर एक कतरा चूस लिया हो। पर यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी उसी गटर के पास कई बच्चों की लाशें मिली थी, ठीक उसी हालत में। पर कई साल पहले पुलिस ने उस गटर के पास एक बड़ी सी दीवार बनाकर उसे बंद कर दिया था और उसके बाद बच्चों की मौत का यह सिलसिला भी बंद हो गया था। तो फिर आज फिर से किसी की मौत कैसे हो सकती है? आखिर वहां क्या हुआ होगा जो उस बच्चे को मौत के करीब ले गया होगा? शायद ये कोई नहीं जानता होगा, पर मैं जानता हूं। उस बच्चे की ही नहीं बल्कि आज तक हुई सभी बच्चों की मौत का कारण वो गटर नहीं था, बल्कि उस गटर में जो चीज रहती है वो है। आज इतने सालों बाद इस घटना को सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। मेरा बहुत मन किया कि एक बार जाकर देख लूं कि आखिर वहां हुआ क्या है, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे आज भी वो डरावनी आंखें याद है। आज भी उसे याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको उस खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके कारण कई बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई है। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ा करता था।
मेरे स्कूल के सामने एक बड़ा सा मैदान हुआ करता था। बचपन में खेल कूद का शौक किसे नहीं होता। मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था जो स्कूल के बाद भी घर जाने के बजाय देर तक मैदान में खेला करते थे। उसी मैदान को लगकर एक बड़ा सा गटर था जो सीधा गांव के बाहर नदी से जाकर मिलता था। वैसे तो गटर सूखा था, उससे गांव का किसी भी तरह का पानी कभी नहीं बहता था। लोगों से सुना था कि अंग्रेजों के जमाने में उसे बनवाया गया था, पर शायद उसका निर्माण अधूरा ही रह गया था। पर तब स्कूल में एक बात सुनी थी। कहा करते थे कि उस गटर से अगर पानी के बहने की आवाज आने लगे तो उससे दूर ही रहना चाहिए। वो गटर इतना बड़ा था कि किसी भी बच्चे को आसानी से बहा कर ले जा सकता था, और इसीलिए शायद कोई बच्चा उस गटर के पास कभी नहीं जाता था। हालांकि किसी भी बच्चे की मौत बहकर नहीं हुई थी। शायद बच्चे वहां जाने से डर जाए, इसीलिए ऐसा कहा जाता था। पर उसके पीछे का कारण कुछ और ही था। गांव में वो एकलौता ऐसा मैदान था जहां बच्चे दिन भर खेला करते थे। बहुत ही बड़ा मैदान था, और शायद इसी वजह से कभी उस गटर के पास जाने की किसी को नौबत नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। मैं स्कूल खत्म होने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ वहां उस मैदान में खेल रहा था। शाम ढल रही थी, अंधेरा होने को कुछ ही वक्त बाकी था। वैसे तो मेरे साथ हुई उस घटना से पहले भी कुछ बच्चों की उस गटर के पास मौत हुई थी, पर बचपन में कौन इतना याद रखता है। खेल खेल में सब भूल जाते हैं। उस दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त हम सब क्रिकेट खेल रहे थे। अंधेरा हो चला था और अब गेंद ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैं सबसे पीछे उसी दीवार के करीब बाउंड्री पर खड़ा था, और तभी किसी ने जोर से बल्ला घुमाया। सूरज अब करीब करीब डूब चुका था, और फिर मैं गेंद पकड़ने के लिए भागा। उस थोड़े से उजाले में मुझे गेंद जरा भी नजर नहीं आई। तभी मेरे सारे दोस्त मुझ पर चिल्लाने लगे, क्योंकि मेरी वजह से वो मैच हार गए थे। सभी मुझ पर नाराज थे, पर सच में गेंद कहाँ गई मुझे कुछ पता नहीं था। एक एक कर सब वहां से निकलने लगे, और तभी जाते हुए किसी ने कहा, मैच तो हरा ही दिए हो, अब इतना एहसान करो कि आते आते गेंद ढूंढ कर ले आना। तो मैंने उससे कहा, अरे पर मुझे गेंद दिखाई ही नहीं दी, तो मैं गेंद को कैसे पकड़ लेता। तो उसने चिढ़कर कहा, आंखें फूट गई थी क्या, इतना भी दिखाई नहीं दिया। जा जा उस गटर की ओर जा, गेंद वही गई है, जा और गेंद ढूंढकर ही घर वापस आना। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। मैदान को लगकर कुछ सरकारी लाइटें जरूर थी, पर उनकी रोशनी इतनी कम थी कि उस रोशनी में गेंद को ढूंढ पाना मुश्किल था। अब एक एक कर सारे दोस्त वहां से जा चुके थे। मैं अकेला ही उस मैदान में था। मैंने एक गहरी सांस भरी और मुड़कर उस गटर की ओर चलने लगा। अब मैं गटर के बिल्कुल पास खड़ा होकर यहां वहां उस गेंद को ढूंढ रहा था, और तभी मुझे उस गटर से पानी के बहने की आवाज सुनाई देने लगी। और फिर मुझे वो बात याद आ गई कि अगर गटर से पानी के बहने की आवाज सुनाई दे तो तुरंत वहां से दूर चले जाओ। पर अगर मैं खाली हाथ घर लौट जाता तो फिर कोई मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, और अचानक मुझे गटर के पास गेंद दिखाई पड़ी। पर गेंद तो चमक रही थी, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने यहां वहां देखा, आसपास कोई भी नहीं था, और फिर मैं कुछ कदम आगे बढ़ने लगा। कौन है? मैं उस आवाज से डर गया। मैंने फिर आसपास देखा, पर आसपास कोई भी नहीं था। तो फिर यह आवाज किसकी थी? मैंने वहीं पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर हाथ में ले लिया, और मुझे फिर से किसी की आवाज सुनाई पड़ी। कौन हो तुम? गेंद चाहिए? आओ मेरे पास आओ बच्चे, मेरे साथ खेलोगे? मेरे पास बहुत खिलौने हैं। और अचानक गटर में जैसे रोशनी सी हो गई।
एकदम साफ सुथरा, जहां अलग अलग तरह के खिलौने दिखाई देने लगे, रंगे बिरंगे खिलौने। मैं तो जैसे सब भूलकर उस गटर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, गटर का पानी भी अपने आप बढ़ने लगा था, काला भूरा पानी। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी और तब मैंने देखा कि उस पानी में एक पीली आंखों वाली एक विकृत आकृति छिपी हुई है। और फिर अचानक ही उस गटर से बहुत तेज बदबू आने लगी। वो एहसास दिल दहलाने वाला था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मैं देख सकता था कि वहां कुछ तो गलत है, कोई है जो पास बुला रहा था, पर फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। और फिर मैं गटर के और करीब गया। गटर के उस काले भूरे पानी से किसी का हाथ बाहर आया। ले लो, तुम्हारी गेंद। यही ढूंढ रहे थे ना तुम? आओ, ले लो। और फिर जैसे ही मैंने उस गेंद की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही मैं होश में आ गया। मैं चिल्लाने लगा, पर वो चीज मुझे अंदर खींचना चाहती थी। घबराहट में मैंने अपने दूसरे हाथ में जो बड़ा सा पत्थर था वो उस चीज के चेहरे पर मार दिया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं धड़ाम से पीछे की ओर गिर पड़ा। और अगले ही पल मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं बस भागता चला जा रहा था। जब मैं अपने घर पर आया तब जाकर मैं रुक गया। मैं काफी थक चुका था और उससे भी ज्यादा मैं डरा हुआ था। पर मैंने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। बताता भी कैसे? किसी को बताता भी तो सब मुझ पर ही चिल्लाते। उस रात मैं मेरे घर के ऊपर के कमरे में सो रहा था और बार बार खिड़की से मेरी नजर दूर दिखाई देती उस गटर की ओर ही जा रही थी। मैंने देखा उस गटर के पानी में खलबली मचने लगी है। एक घुंघराला साया सीवेज के ऊपर नाच रहा था। उस भयानक नजारे से मेरे पैर कांपने लगे। कुछ देर बाद मुझे वहां नकुल दिखा। मैंने उसी वक्त जोर से चीख मारी। नकुल मेरी ओर मुड़ा, लेकिन वहां एक काला साया था जो नकुल को गटर की ओर घसीटने लगा। मैं चीख पुकार मचाते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे दौड़ पड़ा। वहां जाकर मैंने देखा पानी बुरी तरह से हिल रहा था। शायद वो प्रेत नकुल को ले गया था। मैं वहीं अंधेरे में दूर बैठकर रोने बिलखने लगा। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला वहां जमा हो गया। मैंने नकुल के पापा को रोते हुए सारी बात बताई, लेकिन मैं चौंक गया जब उन्होंने खिड़की की ओर इशारा करके बताया कि नकुल वहां है। नकुल तो ठीक है। उस रात लोगों ने मेरा खूब तमाशा बनाया। मैं चुपचाप अपने घर में चला गया। 3 दिन बाद मुझे पता चला कि मोहल्ले का एक लड़का अमित बुखार की वजह से गुजर गया। मैं उसके घर गया तब अमित की दादी ने बताया कि खेल खेल में नकुल के साथ झगड़ा हुआ था। तब नकुल ने अमित को काट लिया था। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे पता था कि उस बच्चे की मौत का कारण बुखार नहीं था, नकुल का काटना ही था। मैं अपना शक दूर करने के लिए उस शाम नकुल के घर गया। मैंने उसे पूछा कि उस रात सीवेज पर तुम्हें थे ना, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने उसको पूछा, मुंह खोलो, अपने दांत दिखाओ। तभी मुझे नकुल के शरीर से वो भयानक बदबू आने लगी। पर मेरे उस सवाल से वो गुस्सा हो गया। फिर वो मुझे पागलों की तरह घूरने लगा। थोड़ी देर मैं भी उसकी आंखों में देखता रहा। तब मुझे उसकी आंखों में वही पीली चमक नजर आई जो गटर के अंदर उभरी विकृत आकृति में दिखाई दी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नकुल से दूर चला गया। मैंने पूरी बात नकुल के माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सब मुझसे ही झगड़ा करने लगे। इस घटना के बाद मैंने वो मोहल्ला छोड़ दिया और अपने दादी के यहाँ जाकर रहने लगा। लेकिन उसी अरसे में वहां रहने वाले 3 से 4 बच्चों की रहस्यमय मृत्यु की खबरें आई। मोहल्ले में नकुल का नाम बार बार उस प्रेत के साथ जोड़ा जा रहा था। इसलिए उसके माता पिता नकुल को लेकर शहर छोड़ गए। बाद में पता चला कि नकुल बिना बताए कहीं चला गया है। उसके माता पिता भले ही अपने बच्चों को लापता समझे, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वो कहीं नहीं गया है।
वो उस कटर वाले प्रेत की बलि चढ़ गया होगा। दिल्ली शहर के पास एक छोटा सा गांव है। मैं उसी छोटे से इलाके में पला बड़ा हूं और ये जगह बचपन बिताने के लिए बहुत अच्छी थी। तब मैं 14 साल का था। लेकिन एक दिन दोपहर मेरे साथ जो हुआ उससे मेरी जिंदगी में परेशानियां आना शुरू हुआ। उन दिनों मैं स्कूल में पढ़ा करता था और हमें एक स्थानीय म्यूजियम में ले जाया गया। वहां हाल ही में हजारों सालों पुरानी कुछ चीजें लाई गई थी। इजिप्शियन गैलरी में स्वागत है। यहाँ कई अनमोल पुरानी चीजें हैं, इसलिए सावधान रहिए। मेरे साथ आइए। वहां पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे वो सारी चीजें मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। म्यूजियम के अंदर बाकी चीजें भी थी, पर मेरा उन पर जरा भी ध्यान नहीं जा रहा था। और ये इस पूरे संग्रह की सबसे अहम चीज है। ये एक प्राचीन मिस्रवासी का शव है जिसे परंपरागत तरीके से संरक्षित किया गया है, यानी ये एक ममी है। हमारा मानना है कि ये महिला मिस्र के एक प्रमुख देवताओं की मंदिर की पुरोहित थी। उन चीजों को देखते हुए मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि जैसे मैं सबसे अलग हो रहा हूँ। देखिए ये कितनी अच्छी तरह संरक्षित है। इसके नाखून, इसकी हड्डियाँ और इसके दांत सही सलामत हैं। हाँ, इसके दांत अभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सुना था कि ये मम्मी एक उग्र और आतंक के देवता की पूजा करने वाली एक महिला की थी और उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो देवता परलोक से अब भी उसकी रक्षा कर रही हो। उस मम्मी का खुला हुआ सर बहुत जबरदस्त था। हालांकि वो दिखने में काफी अजीब और डरावनी थी, पर उसका पूरा चेहरा एकदम सही सलामत था। मैं उस मम्मी को देख ही रहा था कि अचानक एक अजीब सा एहसास मुझ पर हावी हो गया। हर चीज कुछ देर के लिए धुंधली सी पड़ गई। मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ जो भी थे उन्होंने भी ऐसा महसूस किया था या नहीं, या सिर्फ मुझे ही वो अजीब एहसास हो रहा था। वो बहुत ही अजीब एहसास था। ऐसा लगा मानो वो मम्मी मुझे अपने अतीत में ले जाना चाहती थी और कुछ दिखाना चाहती थी। पर कुछ ही देर में मुझे चक्कर सा आने लगा और मैं भागकर म्यूजियम के बाहर चला गया। स्कूल के बाद मैं अपने घर चला आया, पर रात भर मैं उस एहसास को भूल नहीं पा रहा था। घर पहुंचते ही मुझे फिर से वैसी ही घबराहट महसूस होने लगी। मुझे अब भी याद आ रहा था कि उस मम्मी के चेहरे पर इतने सालों बाद भी त्वचा मौजूद थी। उसकी आंखें नहीं थी, पर जब मैंने उसे गौर से देखा तो लगा जैसे वो मम्मी मुझे घूर रही थी। और फिर अचानक ऐसा लगने लगा जैसी मेरे सांस रुक गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज मुझ पर हावी हो रही थी। मैंने उस मम्मी के बारे में अपनी माँ और बाबा को बताया, पर उन्हें लगा कि शायद पहली बार मैंने ऐसा मम्मी या शव देखा होगा और इसीलिए मुझे उस चीज से डर लग रहा होगा। पर मुझे अंदर ही अंदर किसी अनजान खतरे का एक जबरदस्त एहसास हो रहा था। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला सो रहा था। मैंने सपना देखा कि मैं उसी म्यूजियम में हूं। सामने एक ताबूत में मम्मी लेटा पड़ा हुआ है और उसके ताबूत से कुछ छोटे छोटे कीड़े निकलकर जमीन पर यहां वहां रेंग रहे थे। वो हर जगह मौजूद थे और मैं उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे वो मम्मी मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं अब बिल्कुल उस मम्मी के पास खड़ा उसके चेहरे को ही देख रहा था कि अचानक उस मम्मी की आंखें खुल गई और उसके मुंह के अंदर से और भी गंदे और बदबूदार कीड़े बाहर निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। घबराहट के मारे मेरी नींद टूट गई। मैं बहुत डरा हुआ था। वो सपना इतना डरावना था कि मुझे सच में वो एहसास हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि मैंने देखा कि कमरे के दरवाजे के पास कोई खड़ा है। मैं उस आकृति को और गौर से देख ही रहा था कि मुझे किसी की गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। वो चीज मेरी तरफ बढ़ी तो मुझे उसकी हरे रंग की चमकीली आंखें नजर आई। उसे देख मैं और भी डर गया। मुझे अपने बेडरूम में उसके भारी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। डर के मारे मैंने चद्दर से अपना चेहरा ढक लिया और फिर वो अचानक ही कहीं गायब हो गया। अगली सुबह तक मैं उस डरावने एहसास की वजह से सो नहीं पाया था। सुबह होने पर मैं उठकर किचन में चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रात जो मेरे साथ हुआ वो आखिर क्या था। तभी मेरी माँ ने मुझसे पूछा, कल रात तुम्हारे कमरे में क्या हो रहा था? बहुत आवाजें आ रही थी। आपने वो आवाज सुनी थी?
वो गुर्राहट? मैंने उन्हें सब बताया, जो कुछ मैंने रात को देखा और महसूस किया था। वो मुझे एकदम जानवर लगा, एक दैत्य। पता नहीं वो क्या था, लेकिन वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। कि रात मैंने किसी साये को देखा था। उसके बाद मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे रात भर किसी की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, पर मेरी बात पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद म्यूजियम में उस मम्मी के शव को देख मेरे मन पर किसी बात का गहरा असर पड़ा होगा। मेरे बाबा ने कहा कि तुमने शायद आवाज सुनी भी हो, पर यह भी तो हो सकता है कि वो किसी और चीज की आवाज हो। और फिर मेरे बाबा ने मेरी बात को टाल दिया। उन्हें लग रहा था कि मैं अब इतना तो बड़ा हो गया हूं कि मुझे ऐसे भूत प्रेत वाले सपने नहीं आने चाहिए, पर फिर भी न जाने क्यों मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं, ये बिल्कुल असली था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उन्हें लग रहा था कि यह मेरा भ्रम था या फिर कोई बहुत बुरा सपना, पर मैं जानता था यह बस कोई सपना नहीं था। और फिर मैं गुस्से में आकर उनसे बिना कुछ कहे अपने स्कूल के लिए निकल गया। उस दिन के बाद मैं हमेशा डरा डरा सा रहने लगा था, लेकिन फिर भी मैंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। उसके 2 हफ्ते बाद की बात है। मैं अपने स्कूल से वापस घर पहुंचा। मैंने देखा कि मेरी माँ और बाबा घर को ताला लगाकर कहीं बाहर गए हुए थे और मैं अपनी चाबियां घर के अंदर ही भूल गया था। पता नहीं था कि वो कहाँ गए थे और कब घर आने वाले हैं, पर एक जगह थी जहां से मैं घर के अंदर दाखिल हो सकता था। घर के पिछले हिस्से में एक दीवार है। उसे फांदकर अगर मैं अंदर चला जाऊं तो तहखाने के दरवाजे का ताला तोड़कर मैं घर के अंदर दाखिल हो सकता था। तो बिना कुछ सोचे मैं ताला तोड़कर तहखाने के अंदर दाखिल हुआ, पर मैं जैसे ही तहखाने में पहुंचा मुझे फिर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी और फिर मैं वही अपनी जगह पर रुक गया। मैंने मुड़कर कोने से आती उस आवाज की तरफ देखा और मुझे वह हरी चमकीली आंखें नजर आई। पहली बार मैंने उस चीज को ठीक से देखा था। वो चीज दिखने में बहुत ही अजीब थी। हरे रंग का शरीर था, पूरा सड़ा गला था। पूरे तहखाने में उसकी बदबू सी फैल गई थी और अगले ही पल उसने मुझ पर हमला करना चाहा। वो चीज मेरे पीछे ऐसी पड़ी थी जैसे वो मेरा शिकार करना चाहती थी। मैं तेजी से दौड़कर तहखाने के बाहर चला गया और ऊपर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं समझ चुका था कि ये कोई शैतानी ताकत है जो शायद मुझे मारना चाहती थी, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बस मुझे इतना पता था कि अब वो शैतान मेरे पीछे पड़ा था और किसी भी तरह वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। पर उस दिन के हादसे के बाद मुझे नींद आना बिल्कुल ही बंद हो गया था। उस डर की वजह से मैं रात रात जागता रहता था। मुझे हर वक्त किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई देती थी और ऐसा लगता था कि वो मेरे आसपास ही कहीं है। मैंने उस रात फिर उस शैतानी रूह के बारे में अपनी माँ को बताया, पर उन्हें तो लग रहा था कि किसी चीज़ ने मेरे दिमाग पर बहुत ही गहरी चोट की है या फिर किसी घटना का मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ होगा और उसी वजह से शायद मुझे ये दिमागी वहम हो रहे हो। तो मेरी माँ ने अपनी एक दोस्त को घर बुलाया। उनकी दोस्त अगले ही दिन हमारे घर आई और आते ही उन्होंने घर के बीचों बीच एक धूप जला कर रख दिया। वो घर से जुड़ी सारी बुरी यादों को घर से अलग करना चाहती थी। वो घर में जगह जगह जाकर दीवार को अपना सर लगाकर कुछ मंत्र बोल रही थी, पर उनके आने के बाद लगा जैसे सब ठीक हो गया हो और वो बुरी ताकत घर से दूर चली गई हो। पर उनके जाते ही मुझे फिर वही एहसास होने लगा। मेरी माँ जैसे सोचती थी यह वैसा नहीं था। मेरे उस डरावने अनुभव का मेरे अतीत की यादों से कोई संबंध नहीं था और शायद मैंने जो हल्कापन महसूस किया था वो बस कुछ देर के लिए था। लेकिन फिर भी 2 हफ्तों तक मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा, पर मुझे अंदर से ये एहसास हो रहा था कि वो चीज़ अब भी मौजूद है। हर वक्त उसकी नज़र मुझ पर ही है और इसीलिए अब मैं घर में अकेले रहने से डरने लगा था। ऐसे ही एक रात मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक ही मेरा गला बहुत बुरी तरह से सूखने लगा, तो मैं किचन के अंदर चला गया। मैंने देखा कि मेरी माँ वहाँ मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई है जिसमें लिखा था कि नानी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है और इस वजह से उन्हें नानी के घर जाना पड़ रहा है। अब रात बहुत हो चुकी थी
और मेरे पिताजी भी अब तक घर नहीं लौटे थे और अब मैं घर में अकेला था। ये एहसास ही मुझे डरा देने के लिए काफ़ी था। मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी लेकर अपने गले को गीला किया, पर पानी पीकर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि किचन का दरवाज़ा तेज़ी से अपने आप ही बंद हो गया था। मेरे बदन से बिजली से दौड़ गई। मेरी आंखें भारी होने लगी थी। एक अजीब सा एहसास अब मेरे रूह पर हावी होने लगा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मैंने अपने आप को सामने के एक आईने में देखा तो वो शैतान बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। आखिरकार उस शैतानी ताकत ने मुझ पर हमला कर दिया था। उसने अपने नुकीले दांतों से मेरी बाह को काट लिया था। मैं घबराकर अपने बिस्तर में घुस गया और कांपते हाथों से चद्दर ओढ़कर वैसे ही पड़ा रहा। मैं अपने आप को उससे छुपाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मैं जानता था कि मैं कुछ भी करूं पर मैं अपने आप को उससे छुपा नहीं सकता। वो एहसास बहुत डरावना था। न मेरी उठकर बाहर जाने की हिम्मत हो रही थी और न ही कहीं देखने की। मैं अपनी आंखें बंद कर वैसे ही पड़ा रहा। उसने मेरे हाथ पर बहुत गहरा घाव किया था। अगली सुबह मेरी माँ और बाबा घर वापस आ गए, पर मैंने वो बात घर में किसी को नहीं बताई। मैं जानता था कोई मुझ पर यकीन नहीं करता, क्योंकि सिर्फ मैं ही उसे देख रहा था और महसूस कर रहा था। मैं बहुत लाचार हो गया था। मैंने अब उस शैतान के बारे में घर में बातचीत करना छोड़ दिया था। अब मेरे साथ जो भी हो रहा था उसे मैंने अपने तक ही सीमित रखना शुरू किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस शैतान ने मुझे ही क्यों अपना निशाना बनाया था, और मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उससे पीछे छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं उन दिनों काफी अकेलापन महसूस करने लगा था। मैं अकेले ही इन सब से जूझ रहा था। मुझे आगे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। दिन ब दिन मेरे हालात और भी बिगड़ते चले जा रहे थे और मैं हर वक्त डरा डरा सा रहने लगा था। सिर्फ उस शैतानी एहसास से ही मेरा बदन अजीब तरह से कपकपाने लगता था। रात रात मैं सो नहीं पाता था और कभी नींद आ भी जाती तो उस एहसास से मैं बीच रात डर के मारे उठ जाता था। वो एहसास इतना डरावना था जैसे हर रात वो शैतान मेरे आसपास ही मौजूद रहता था। आखिरकार मैंने उस शैतान से बचने के लिए घर से दूर जाने का फैसला किया और फिर मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रहने चला गया। मेरा दोस्त मुझसे थोड़ा बड़ा था और वो नौकरी किया करता था। कुछ ही दिनों में सब अपने आप ठीक होने लगा। मुझे ठीक से नींद आने लगी और मैं धीरे धीरे उन सब चीज़ों को भूलने लगा। मुझे मेरे दोस्त के घर आकर काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा था। एक दिन मेरे दोस्त ने मेरे हाथों पर बने दांतों के निशान के बारे में मुझे पूछा, पर मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहता था। बातों बातों में उसने मुझे उसके अतीत के बारे में बताया कि बचपन में कैसे उसने गलती से एक शैतानी किताब पढ़ ली थी और उसे पढ़ने के बाद वो शैतान उसके पीछे पड़ गया था, पर तब एक धर्मगुरु ने उसे उस शैतान से छुटकारा दिलाया था। उसकी बात सुनकर फिर मैंने भी उसे मेरे अनुभव के बारे में बताया, पर उसे यह भी कहा कि अब सब ठीक हो गया है। कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन छुट्टियों में मैं वापस अपने घर चला गया। मुझे लगा था कि अब सब ठीक हुआ होगा और मैं उस रात फिर अपने उसी पुराने कमरे में सोने चला गया। उस कमरे के अंदर जाते ही मुझे फिर से किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, लेकिन मुझे अब एक नाम सुनाई दे रहा था, सोबेक। मैंने ये नाम पहली बार सुना था। मैंने झट से अपना लैपटॉप चालू किया और इंटरनेट पर इस नाम के बारे में खोजने लगा। तब मुझे पता चला कि सोबेक ये नाम किसी मिस्र के एक प्राचीन देवता का नाम है। उसे पानी का देवता भी कहा जाता था। उसका सर मगरमच्छ के मुंह जैसा था और मिस्र के लोग उस देवता की अपनी रक्षा करने के लिए पूजा किया करते थे और वो देवता भी अपनी आराधना करने वालों की हिफाजत किया करता था। और जानकारी खोजने पर मुझे पता चला कि मिस्र की पुरानी मान्यताओं के मुताबिक मृत आत्माएं परलोक में अपनी रक्षा के लिए सोबेक की मदद लेती थी। और तब मुझे याद आया कि जब मैं म्यूजियम गया था तब मैंने वहां एक मम्मी देखा था।
मुमकिन था कि सोबेक उस मम्मी की हिफाजत कर रहा था और शायद सोबेक को लगा होगा कि मैं उस मम्मी के लिए कोई खतरा हूं और इसीलिए वो बार बार मुझ पर हमला कर रहा था। मुझे याद है कि जिस शैतान को मैंने देखा था वो भी बिल्कुल वैसा ही दिखता था। हरी चमकीली आंखें, मुंह और दांत बिल्कुल मगरमच्छ जैसे थे। उसका पूरा बदन मगरमच्छ की तरह दिखता था। अब मुझे पता चल गया था कि मेरा सामना किस चीज से हो रहा था, पर मुझे अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे रोका जाए। और तभी उस शैतान ने मुझ पर फिर से हमला कर दिया, मुझे बिस्तर से नीचे गिरा दिया। मैं उठने की कोशिश कर रहा था पर उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे ऊपर बैठा हो और कुछ ही पल में ऐसा लगा जैसे उसने मेरे पूरे बदन से मेरी सारी ताकत निकाल ली हो और मैं किसी बेहोश इंसान की तरह बस यहां वहां देखता रहा। हिलने की मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं थी। जब मुझे होश आया तो मैं फौरन उस घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त के घर चला गया, पर मुझे देखते ही मेरे दोस्त को पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ था। वो जान चुका था कि कोई चीज मुझ पर हावी हो चुकी है और इसीलिए मेरा बर्ताव दिन ब दिन अजीब सा हो रहा है। उसने ये महसूस किया क्योंकि बचपन में वो खुद भी ऐसे हालातों से गुजरा था। मेरे अंदर के बदलाव देख वो समझ चुका था कि वो मैं नहीं हूं, बल्कि मेरे ऊपर भूत सवार है। और एक रात मेरे दोस्त ने अपने घर पर शैतानी रूह को भगाने के लिए सब तैयारी कर ली और मुझे अपने कमरे में बुलाया। और फिर उसने मुझसे पूछा, जब तुम घर गए थे तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पर मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहता था। तो उसने कहा कि लगता है कि जब तुम अपने पुराने घर जाकर वापस आए तो तुम्हारे साथ कोई प्रेतात्मा भी आई है और तब से सब चीजें गड़बड़ हो रही है। मैंने फिर भी अपने दोस्त की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तो मेरा दोस्त अपने अनुभव के जरिए मेरे अंदर छुपे शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा और वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। पर जैसे ही मेरे दोस्त ने प्रार्थना करनी शुरू की, मेरे अंदर का शैतान जोर जोर से हंसने लगा। पर मुझे तब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस इतना याद है कि मेरा सर जोरों से दर्द करने लगा था और मुझे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। तब मेरा दोस्त मुझे देख काफी डर गया। वो समझ चुका था कि मेरे अंदर का शैतान जाग चुका है और वो मुझ पर पूरी तरह से हावी होना चाहता है। मेरा दोस्त जान चुका था कि अगर ऐसा हो जाता तो उस शैतान को रोकना मुश्किल हो जाता। और फिर मेरे दोस्त ने भगवान को प्रार्थना करना बंद कर दिया। कुछ ही देर में मेरे अंदर का शैतान अपने आप शांत हो गया। मेरे दोस्त ने उस वक्त जो भी अनुभव किया, जो भी देखा, उससे वो एक चीज समझ गया था कि ये उसके बस की बात नहीं थी। वो अकेला इस शैतान को बाहर निकाल नहीं सकता था और शायद अगर वो ऐसा करता तो इससे शायद हम दोनों की जान को खतरा हो सकता था। और फिर उसने उसी धर्मगुरु की मदद लेने का फैसला किया जिसने उसके बचपन में उसकी मदद की थी। दूसरे ही दिन मेरा दोस्त उस धर्मगुरु के साथ अपने घर आ पहुंचा। धर्मगुरु घर के अंदर आते ही वो जान चुके थे कि कोई बहुत बुरी शैतानी ताकत इस घर में रहती है और वही ताकत मुझ पर सवार थी। उन्होंने अपने साथ लाई हुई सभी सामग्री मेरे सामने रख दी और उन्होंने मेरे अंदर के शैतान को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। धर्मगुरु ने मेरे दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दी। शायद वो जानते थे कि मेरे अंदर का शैतान बहुत ही ताकतवर है, पर धर्मगुरु ने जैसे ही मेरे हाथों पर हथकड़ी बांधी, अचानक ही मुझ में भारी बदलाव आने लगा। जैसे मेरे अंदर का शैतान जान चुका था कि कोई उसे वापस अपनी दुनिया भेजने वाला है। जब धर्मगुरु ने प्रार्थना पढ़ना शुरू किया तब मेरा चेहरा असामान्य रूप से बदल रहा था। मेरी आंखें गहरी हरी होने लगी थी। मेरा चेहरा काला हरा दिखने लगा था। मेरे दांत शैतान जैसे बाहर आने लगे थे। मेरे अंदर जो भी शैतानी प्रेतात्मा थी वो मुझसे बाहर नहीं निकलना चाहती थी और वो मुझे अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही थी। और फिर धर्मगुरु ने अपने हाथ से मेरे ऊपर भगवान का पवित्र पानी छिड़का। पवित्र जल का मेरे बदन को स्पर्श होते ही मैं बुरी तरह से झटपटाने लगा। मैं वहां से निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पर धर्मगुरु शायद ही जानते थे और इसीलिए उन्होंने पहले ही मुझे वहां बांध दिया था। धर्मगुरु की प्रार्थना से और बार बार पवित्र जल के उपयोग से आखिरकार धीरे धीरे मेरे अंदर की शैतानी ताकत पीछे हटने लगी और मेरे शरीर से बाहर हो गई
और बस कुछ ही पलों में मुझे काफ़ी अच्छा और शांत महसूस होने लगा। बहुत समय के बाद उस शैतानी प्रेतात्मा ने मेरे शरीर को छोड़ दिया था और अब मैं मुक्त हो गया था। ये राहत का वो एहसास था जो कोई बहुत ही बुरे सपने से जागने पर करता है। तब मुझे धर्मगुरु ने एक बात बताई कि शैतानी ताकतें इंसान को अकेले में डराती है, उन पर हमला करती है और धीरे धीरे इंसान को कमज़ोर बना देती है। और फिर जैसे ही इंसान उन ताकतों से लड़ने की हिम्मत छोड़ देता है, वो उन पर हावी हो जाती है।